हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय सुशील कुमार जहांगीर। हम बूस्टर डोज व फाइनल रिवीजन फॉर बोर्ड एग्जाम 2024 वाली सीरीज में आज 12th केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर ले रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 जैव अणु। देखो, जैव अणु क्या होते हैं? वह पदार्थ जो सजीवों की वृद्धि, मरम्मत व निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं, जैव अणु कहलाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, अमीनो एसिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम्स, हार्मोन, ये सभी के सभी क्या होते हैं? जैव अणु। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जैव अणु में कार्बोहाइड्रेट की। वह है पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक जिनमें एल्डिहाइड या कीटोनिक समूह उपस्थित हो, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट को हम भौतिक गुणों के आधार पर दो भागों में बांटते हैं, शर्कराएं, अशर्कराएं। शर्कराएं स्वाद में मीठी, जल में विलेय और क्रिस्टलीय होती है, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अशर्कराएं स्वादहीन, जल में अविलेय और अक्रिस्टलीय होती हैं, जैसे स्टार्च और सेलुलोज। कार्बोहाइड्रेट को हम संगठन के आधार पर तीन भागों में बांटते हैं। पहला है मोनोसैकेराइड, दूसरा है ओलिगोसैकेराइड, और तीसरा है पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड वह है कार्बोहाइड्रेट जिनका छोटे अणुओं में जल अपघटन नहीं होता, अर्थात जिससे कोई छोटी इकाई प्राप्त नहीं होती है, मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। या वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं होता, मोनोसैकेराइड कहलाते हैं, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज। वह कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त होती हैं, ओलिगोसैकेराइड कहलाते हैं, जैसे सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। और वह कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से 10 से अधिक मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त हो, पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं, जैसे स्टार्च और सेलुलोज। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले ग्लूकोज की। ग्लूकोज को फॉर्मूला, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है। ये दक्षिण द्रवण गुणक है, अर्थात पीपीएल के तल को दाईं ओर घुमा देता है। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप उपस्थित होता है। इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है। ये दक्षिण ध्रुवण गुणक है, पीपीएल के तल को दाईं ओर घुमा देता है। ग्लूकोज बनाने के लिए सुक्रोज का अम्लीय जल अपघटन करते हैं, जिससे हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होता है। अब देखो, हम बात करते हैं ग्लूकोज की रिएक्शन की। यदि ग्लूकोज की अभिक्रिया HI से करवाई जाए तो ग्लूकोज N हेक्सेन देता है, CH3 CH2 C ये हो गए 4 और CH3, ये क्या है? N हेक्सेन। ग्लूकोज की अभिक्रिया HI से करवाने पर N हेक्सेन देता है, जो स्पष्ट करता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन अणु सीधी श्रृंखला में जुड़े हैं। सेकंड, ग्लूकोज की अभिक्रिया ब्रोमीन जल या डाइट कह सकते हैं, ब्रोमीन से करवाने पर ये हमें ग्लूकोनिक अम्ल देता है, जो स्पष्ट करता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह उपस्थित है। तो Br2 के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो केवल यहां चेंज होगा, जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। नंबर थर्ड, ग्लूकोज की अभिक्रिया सांद्र HNO3 जैसे प्रबल ऑक्सीकारक से करने पर यह सैकरिक अम्ल देता है, जो स्पष्ट करता है कि ग्लूकोज में एक प्राइमरी एल्कोहल ग्रुप उपस्थित है। तो जब सांद्र HNO3 से करेंगे तो एल्डिहाइड तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा ही, साथ ही ये CH2OH भी क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या बन जाएगा? सैकरिक अम्ल। बाकी बीच वाले स्ट्रक्चर सेम होंगे। नंबर 4, ग्लूकोज की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन से करवाने पर ये ऑक्सीजन देता है,
जो स्पष्ट करती है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह उपस्थित है। इसमें क्या होगा, ये ग्लूकोज का जो एल्डिहाइड वाला ग्रुप है CHO वाला, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ बाकी सब नीचे वाला जुड़ा है, ये हाइड्रोक्सिल एमाइड से रिएक्शन करेगा, जल अणु बाहर निकल जाएगा और C डबल बॉन्ड NOH। तो ग्लूकोज की अभिक्रिया HI के साथ करवाने पर N हेक्सेन देता है, जो स्पष्ट करता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन सीधी श्रृंखला में जुड़े हैं। ब्रोमीन से ऑक्सीकरण करने पर ग्लूकोनिक अम्ल देता है, जो स्पष्ट करता है कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप उपस्थित है। HNO3 से ऑक्सीकरण करने पर यह सेकेरिक अम्ल देता है, जो स्पष्ट करता है कि इसमें एक प्राइमरी अल्कोहल समूह उपस्थित है। हाइड्रोक्सिल एमाइड से अभिक्रिया कर यह ऑक्सीजन देता है, जो स्पष्ट करता है कि इसमें कार्बनिक समूह उपस्थित है। अब देखो ग्लूकोज में क्या होता है, ग्लूकोज में ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ग्लूकोज में कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 परस्पर हेमी एसिटेट बंध द्वारा जुड़कर चक्रीय संरचना का निर्माण करते हैं। इसी कारण ग्लूकोज दो रूपों में अल्फा व बीटा रूपों में पाया जाता है। चक्रीय संरचना कैसे बनेगी, देखो 1 2 3। तो देखो ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है इससे जुड़ा हुआ H, एक इससे डबल बॉन्ड से जुड़ा था ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन से आके जुड़ जाएगा इसका हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन आ गया। सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ कार्बन। फर्स्ट कार्बन और फिफ्थ कार्बन परस्पर ऑक्सीजन यानी हेमिस्टेरियल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे, बाकी सेम है H OH H H और यहाँ क्या है CH2OH। अगर OH राइट साइड में तो अल्फा, और अगर इसको मैं लेफ्ट साइड में कर दूं तो क्या हो जाएगा बीटा, यानी कुछ ऐसे हो जाए 2 3 4 1 2 3 4 5। तो ये कौन सा रूप हो गया, बीटा। अब हम बात कर रहे हैं ग्लूकोज का हावर्त सूत्र। ग्लूकोज का हावर्त सूत्र जब हम बनाते हैं तो ग्लूकोज की चक्रीय संरचना पाइरेनोज से मिलती जुलती होती है, इसीलिए ग्लूकोज की चक्रीय संरचना को पाइरेनोज स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। कैसे बनाएंगे, देखो ये 6 कार्बन वाले बने हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ऐसे बीटा भी बना देते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। अब देखो लेफ्ट साइड है उसको ऊपर रखो, राइट साइड वाले को नीचे। तो देखो पहले पर H ऊपर OH, H ऊपर OH OH H H OH CH2OH H। तो बीटा में क्या होगा, बीटा में खाली यहाँ फर्क होगा, OH ऊपर होगा, फिर सेम है CH2OH और H। ये अल्फा ग्लूकोज, ये बीटा, इसको हम बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। डी इसलिए क्योंकि जो सेकंड लास्ट कार्बन है उसमें OH राइट साइड में है। तो देखो अल्फा और बीटा ग्लूकोज में कार्बन नंबर 1 पर ही विन्यास में भिन्नता है, तो ऐसे जो समावयवी होते हैं उसको हम बोलते हैं एनोमर। ऐसे समावयवी जिनके एक ही केंद्र पर विन्यास में भिन्नता हो एनोमर कहलाते हैं। और ये जो कार्बन है इसको हम बोलते हैं एनोमेरी कार्बन। ऐसा कार्बन जो सीधे 2 ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा हो एनोमेरी कार्बन कहलाता है। तो देखो एक तो ये इस ऑक्सीजन से सीधा जुड़ा है और एक इस ऑक्सीजन से सीधा जुड़ा है, इसीलिए क्या कहलाता है, एनोमेरी कार्बन। अगला गुण है ग्लूकोज परिवर्ती ध्रुवण गुणक है। ये क्या होता है, वह यौगिक जिसके ध्रुवण कोण का मान समय के साथ परिवर्तित हो परिवर्ती ध्रुवण गुणक कहलाता है। जैसे ग्लूकोज जो है वो 2 रूपों में पाया जाता है, अल्फा और बीटा। तो ग्लूकोज का एंगल होता है +52 डिग्री, जब ये अल्फा रूप में जाता है यानी अल्फा ग्लूकोज में जाएगा तो इसका होगा +112 डिग्री, और जब ये बीटा फॉर्म में जाएगा तो इसका होगा +90 डिग्री। ग्लूकोज अल्फा और बीटा रूप के साथ साम्य में होता है, इसीलिए ये परिवर्तित ध्रुवण गुणकता प्रदर्शित करता है। ये होगी ग्लूकोज की बात। अब हम बात करते हैं फ्रक्टोज की।
फ्रक्टोज को बनाने के लिए सुक्रोज का अम्लीय जल अपघटन करवाते हैं, जिससे ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज प्राप्त होता है। फ्रक्टोज में कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। तो देखो, सॉरी, इसमें कीटोन होता है, कार्बोनिल तो हो गई, कार्बोनिल में ग्लूकोज में एल्डिहाइड, और इसमें कौन सा होगा, कीटोन। तो 1 2 3 4, ये 5 और ये 6, OH OH H OH H H। इसका भी सूत्र C6H12O6 है। ये वाम ध्रुवण गुणक होता है और इसके बॉन्ड एंगल का मान -92 डिग्री होता है। ये पीपीएल के तल को बाई ओर 92 डिग्री घुमा देता है। अब देखो, अगर हम फ्रक्टोज के चक्रीय संरचना की बात करें तो फ्रक्टोज में कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 5 के मध्य चक्रीय संरचना बनती है। कैसे बनेगी, देखो, ये कार्बन नंबर A2, इससे जुड़ा हुआ CH2OH, इससे जुड़ा हुआ ये O से आके जुड़ जाएगी H। तो 1 2 3 4 5th कार्बन और सेकंड कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ जाएंगे। यहाँ CH2OH है और यहाँ H है, यहाँ OH है, यहाँ OH है, यहाँ H है और ये H। ये क्या है, फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना। इसमें कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 5 हेवी एसिडल बंध द्वारा जुड़ जाते हैं। फ्रक्टोज की जो हार्ड संरचना होती है वो फ्यूरेनोज से मिलती जुलती है, इसीलिए इसको हम फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर भी कहते हैं। देखो, अगर हम बनाएंगे अल्फा की तो ये राइट साइड अल्फा ही है। तो देखो, ऊपर है CH2OH, नीचे OH, फिर OH H H OH CH2OH H। और बीटा बनाने के लिए क्या करेंगे, सेम स्ट्रक्चर है, और यहाँ चेंज होगा, OH ऊपर आ जाएगा, CH2OH कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो ये हमने बात कर ली ग्लूकोज और फ्रक्टोज की। अब हम बात करें डाइसैकेराइड की। वह कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से 2 मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त होती है, डाइसैकेराइड कहलाता है। इसमें नंबर 1 है सुक्रोज, इसका फॉर्मूला है C12H22O11। सुक्रोज के अम्लीय जल अपघटन से ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होता है। सुक्रोज गन्ने में पाई जाती है, इसलिए इसको इक्षु शर्करा भी कहते हैं। सुक्रोज जो है यह है एक अनअपचयी शर्करा है। देखो, ग्लूकोज बनती है, सॉरी, सुक्रोज बनती है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से। तो इसमें अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज के एल्डिहाइड और कार्बोनिल समूह ग्लाइकोसाइडिक बंध में काम में आ जाते हैं, अर्थात कार्बोनिल समूह स्वतंत्र नहीं होता, इसीलिए ये एक अनअपचयी शर्करा है। अनअपचयी शर्करा वे होती है जो फेलिंग अभिकर्मक के साथ लाल रंग नहीं देती, टोलन अभिकर्मक के साथ रजत दर्पण नहीं देती, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ ऑक्सिम नहीं देती। अब नंबर 2 हम लेते हैं माल्टोज। माल्टोज को माल्ट शर्करा भी कहते हैं, ये मुख्य रूप से गेहूं में पाई जाती है, इसका भी फॉर्मूला सेम है। माल्टोज जो है ये अल्फा डी ग्लूकोज की 2 इकाइयों से मिलकर बना होता है। इसमें एल्डिहाइड समूह फ्री होता है, इसीलिए यह एक अपचयी शर्करा है। ये फेलिंग अभिकर्मक के साथ लाल रंग देती है, टोलन अभिकर्मक के साथ रजत दर्पण देती है और हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ ऑक्सिम देती है। अगला है नंबर 3, वो है लैक्टोज। लैक्टोज में जो लैक्टोज शर्करा है ये दूध में पाई जाती है, इसीलिए इसको दुग्ध शर्करा भी कहते हैं। ये ग्लूकोज व ग्लैक्टोज से मिलकर बनी होती है, इसीलिए इसको, सॉरी, ये ग्लूकोज व ग्लैक्टोज से मिलकर बनी होती है और इसमें स्वतंत्र एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है, इसी कारण ये एक अपचयी शर्करा है। अब देखो, एक यहाँ क्वेश्चन आता है अपवर्त शर्करा। वह शर्करा जिसके घूर्णन कोण का चिन्ह समय के साथ परिवर्तित हो जाए अपवर्त शर्करा कहलाती है। सुक्रोज एक अपवर्त शर्करा है, क्योंकि सुक्रोज का जब जल अपघटन होता है तो एक मिलता है ग्लूकोज और एक मिलता है फ्रक्टोज।
ये ग्लूकोज और ये क्या है, फ्रक्टोज। ग्लूकोज का जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, +52 डिग्री, देखो मैंने अभी यहाँ जिक्र भी किया है। और ये होता है लगभग -92 डिग्री, और ये होता है 66.5 डिग्री प्लस में। तो देखो सुक्रोज पहले दक्षिण ध्रुवण गुणक है, लेकिन जैसे ही जल अपघटन हो तो देखो दक्षिण ध्रुवण गुणक का मान +52 है और इसका कितना -92, यानी रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये प्लस से हो जाएगा माइनस, यानी दक्षिण ध्रुवण गुणक से हो जाएगा वाम ध्रुवण गुणक। तो क्योंकि शर्करा के जल अपघटन से इसका गुणन कोण का चिन्ह परिवर्तित हो रहा है, इसीलिए सुक्रोज एक अपवर्त शर्करा कहलाती है। तो ये हमने बात की डाइसैकेराइड की। अब हम बात कर रहे हैं पॉलीसैकेराइड। अब हम ले रहे हैं पॉलीसैकेराइड। वह कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से 10 से अधिक मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त होती है पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। इसमें है स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। स्टार्च पादपों में भोजन के रूप में संग्रहित होता है और मनुष्य के आहार का मुख्य घटक है। स्टार्च दो इकाइयों से मिलकर बना होता है, एमिलोज और एमिलोपेक्टिन। एमिलोज अल्फा डी ग्लूकोज का रेखीय बहुलक होता है, जबकि एमिलोपेक्टिन अल्फा डी ग्लूकोज का शाखित बहुलक होता है। एमिलोज जल में विलय होता है, जबकि एमिलोज जल में विलय होता है। एमिलोज शर्करा का जो स्टार्च है इसका 15 से 20% भाग बनाता है, जबकि एमिलोपेक्टिन 80 से 85% भाग बनाता है। यानी स्टार्च जो है ये अल्फा डी ग्लूकोज का रेखीय और शाखित बहुलक होता है। इन शॉर्ट अगर कहें तो स्टार्च अल्फा डी ग्लूकोज का बहुलक होता है। स्टार्च का डाइस्टेज एंजाइम द्वारा अपचयन करवाने पर हमें माल्टोज मिलती है। अगला है सेलुलोज। सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज का बहुलक होता है और ये केवल पादपों में पाया जाता है। पादपों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। अगला है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को प्राणी स्टार्च भी कहते हैं। ये मनुष्यों में मस्तिष्क, यकृत और मांसपेशियों में संचित रहता है। इसकी संरचना एमिलोपेक्टिन के समान होती है। जब शरीर को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो एंजाइम ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलकर शरीर की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। इसके बाद अगला जो अपना टॉपिक आता है वो है एमिनो अम्ल। वह यौगिक जिनमें सारी NH2 व अम्लीय कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होता है उसको हम एमिनो अम्ल कहते हैं। एमिनो अम्ल आवश्यकता के आधार पर होते हैं दो प्रकार के। आवश्यक अमीनो अम्ल वह अमीनो अम्ल जिनकी कमी से शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। और वह अमीनो अम्ल जिनकी कमी से शरीर पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता, अनावश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। आवश्यक अमीनो अम्ल 10 है और अनावश्यक भी कितने हैं, 10। आवश्यक अमीनो अम्ल को याद करने की ट्रिक है टीवी मील पथ। टी का मतलब है ट्रिप्टोफैन, बी का वेलिन, एम का मिथ्योनिन, आई का आइसोल्यूसिन, एल का ल्यूसिन, फिर एल का लाइसिन, फिर फेनिल एलेनिन, आर्जिनिन, ट्रिप्टोफैन और हिस्टीडीन। ये 10 है आवश्यक अमीनो अम्ल। और इसके अलावा जो 10 अन्य हैं वो क्या है, अनावश्यक अमीनो अम्ल। अमीनो अम्लों को NH2 और कार्बोक्सिल समूह की
संख्या के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं। यदि NH2 और कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या बराबर है तो उदासीन, NH2 की संख्या अधिक है तो क्षारीय अमीनो अम्ल, और कार्बोक्सिलिक अम्ल की संख्या अधिक है तो अम्लीय देखो अमीनो अम्ल को NH2 और COH की संख्या के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं। यदि दोनों की संख्या बराबर तो उदासीन, NH2 की संख्या बराबर तो क्षारीय और कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या अधिक तो क्या होगा, अम्लीय। विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल परस्पर पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़कर पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं और पॉलीपेप्टाइड ही प्रोटीन होता है। तो पेप्टाइड बंध में क्या होता है, पेप्टाइड बंध में देखो हम एक नॉर्मल अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड CHRNH2, ऐसे दूसरा आएगा COOH CHNH2। पेप्टाइड बंध में एक अमीनो एसिड का NH समूह और दूसरे का कार्बोक्सिलिक समूह, ये दोनों यानी एक अमीनो अम्ल का NH2 समूह और दूसरे कार्बोक्सिलिक समूह, ये आपस में जल का अणु निष्कासित करते हैं, यहां से H यहां से OH, तो क्या रहेगा COOH CHR NH रह गया और यहां रह गया C डबल बॉन्ड O CHR NH2, ये कहलाता है पेप्टाइड बंध। तो एक अमीनो अम्ल का NH2 समूह दूसरे अमीनो अम्ल के कार्बोक्सिलिक समूह से संघनन द्वारा पेप्टाइड बंध का निर्माण करते हैं। विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल परस्पर पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़कर पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करते हैं और पॉलीपेप्टाइड ही क्या होता है, प्रोटीन। अमीनो अम्ल के दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, एक होता है ज्विटराइन और एक होता है समविभव बिंदु। अमीनो अम्ल में क्षारीय NH2 व अम्लीय कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या के कारण, या अमीनो अम्लों में क्षारीय NH2 समूह व अम्लीय कार्बोक्सिलिक समूह की उपस्थिति के कारण ये एक द्विध्रुवीय आयन बनाते हैं जिसे ज्विटराइन कहते हैं। देखो ये एक नॉर्मल अमीनो एसिड है, ये इसको प्रोटॉन देगा ही देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड इसको दे देगा, तो NH3 पर क्या बन जाएगा प्लस, एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आया है CHR, इसमें दिया है इस पर क्या आएगा माइनस, ये क्या कहलाता है ज्विटर आयन। वह pH जिस पर अमीनो अम्ल विद्युत क्षेत्र से अप्रभावित रहता है और इसकी रासायनिक क्रियाशीलता स्थिर हो जाती है, समविभव बिंदु कहलाता है। जितने भी अमीनो एसिड है उनमें ग्लाइसिन ही एक ऐसा अमीनो एसिड है जो प्रकाशिक अक्रिय होता है, बाकी सभी अमीनो एसिड प्रकाशिक सक्रिय होते हैं। ग्लाइसिन में यहाँ R की जगह H होता है, किरल कार्बन नहीं होता, इसीलिए क्या होता है प्रकाशिक अक्रिय। अगला जो अपना टॉपिक है वो है प्रोटीन। प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त उच्च अणुभार वाले कार्बनिक यौगिक होते हैं जो सजीवों की वृद्धि और मरम्मत के लिए आवश्यक होते हैं। प्रोटीन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, रेशेदार प्रोटीन और दूसरी है गोलिकाकार प्रोटीन। रेशेदार प्रोटीन में विभिन्न प्रकार की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं समानांतर क्रम में एक के ऊपर एक हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़कर रेशेदार संरचना बनाती है। ये जल में अविलय होती है जैसे केराटिन और मायोसिन। गोलिकाकार प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं परस्पर गुच्छित होकर गोलाकार संरचनाएं बनाती है, ये जल में विलय होती है जैसे इंसुलिन, हीमोग्लोबिन। और रेशेदार में कौन है, केराटिन और मायोसिन। प्रोटीन की संरचना मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना और थर्ड है तृतीयक संरचना। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना से अमीनो अम्लों की संख्या, क्रम और उनके प्रकृति की जानकारी मिलती है। प्राथमिक संरचना से क्या जानकारी मिलती है, अमीनो अम्लों की संख्या, क्रम और बंध की प्रकृति की जानकारी मिलती है। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना में यदि अमीनो अम्लों का क्रम चेंज हो जाए तो रोग का कारण बन जाता है, जैसे हीमोग्लोबिन में ग्लूटामिक की जगह वेलिन आने पर सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाता है। प्रोटीन की द्वितीयक संरचना से हमें
पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलों की व्यवस्था और बंध के प्रकार की जानकारी मिलती है। यानी इस संरचना से हमें यह पता चलता है कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं परस्पर जुड़कर किस प्रकार की संरचना का निर्माण करती है। द्वितीयक संरचना दो प्रकार की होती है, अल्फा हेलिक्स और बीटा लहरेदार या बीटा प्लेटेड शीट। अल्फा हेलिक्स में विभिन्न पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं परस्पर सर्पिलाकार आकृति में जुड़कर हेलिक्स संरचना बनाती है, जबकि बीटा प्लेटेड शीट में विभिन्न पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं एक के ऊपर एक व्यवस्थित होकर शीट का निर्माण करती हैं। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं परस्पर गुच्छित होकर तृतीयक संरचना का निर्माण करती है और प्रोटीन की तृतीयक संरचना कुंडलीनुमा होती है। अगला है प्रोटीन का विकृतीकरण। यदि प्रोटीन को अम्ल, सार, धातु या लवण की उपस्थिति में गर्म किया जाए तो प्रोटीन की संरचना विकृत हो जाती है। इसे प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। प्रोटीन के विकृतीकरण में प्रोटीन की प्राथमिक संरचना परिवर्तित होती है, जबकि द्वितीयक और तृतीयक संरचना अपरिवर्तित रहती है। प्रोटीन का विकृतीकरण दो प्रकार का होता है। पहला उत्क्रमणीय विकृतीकरण में प्राथमिक संरचना के हाइड्रोजन बंध दुर्बल हो जाते हैं और विकृति कारक को हटाने के पश्चात प्रोटीन अपनी मूल अवस्था में आ जाती है। सेकंड है अनुत्क्रमणीय विकृतीकरण। ऐसा विकृतीकरण जिसमें प्रोटीन अपनी मूल अवस्था में पुनः नहीं आ पाती, अनुत्क्रमणीय विकृतीकरण कहलाता है। जैसे अंडे को उबालने पर उसमें उपस्थित एल्ब्यूमिन प्रोटीन गोलिकाकार आकार ग्रहण कर लेती है और वे अपने मूल अवस्था में नहीं आ पाती। तो ये हमने बात की प्रोटीन की। इसके बाद होते हैं विटामिन। ये पाचन, शरीर की वृद्धि और निर्माण में आवश्यक होते हैं। विटामिन जो है ये दो प्रकार के होते हैं, जल में मिले विटामिन और सेकंड है वसा में मिले विटामिन। जल में मिले विटामिन है विटामिन बी और सी, और वसा में मिले विटामिन है आदेक, ADE के। विटामिन बी में एक विटामिन का प्रकार यह है विटामिन B12 जो शरीर में संचित हो सकता है। विटामिन बी और विटामिन सी जल में विलय होने के कारण ये मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकल जाते हैं, इसीलिए रोजाना डाइट में इनको लेना आवश्यक होता है। अगर नहीं लिया जाए तो कमी से विपरीत प्रभाव होने के कारण रोग का कारण बनता है। वसा में मिले विटामिन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और के। अब देखो विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, बी की कमी से बेरी, सी की कमी से देखो ए की कमी से क्या होगा रतौंधी, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। बी की कमी से बी की कमी से बेरी, बी फॉर बेरी और सी फॉर स्कर्वी। डी से होता है रिकेट्स रोग बच्चों में और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया। ई की कमी से नपुंसकता यानी जनन क्षमता में कमी, और दूसरा है रक्त की कमी यानी रक्ताप्लवता। और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। ज्यादा कमी हो गई तो छोटी सी चोट लगने के बाद भी रक्त लगातार बहता रहेगा, थक्का नहीं जमेगा, तो रक्त की कमी हो जाएगी। यह है विटामिन। अब हम बात करते हैं अगला जो टॉपिक है अपना वो है एंजाइम। वह कार्बनिक यौगिक जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं एंजाइम कहलाते हैं। ये जैविक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, अर्थात जीव जंतुओं में होने वाली अभिक्रियाओं के लिए ये उत्तम उत्प्रेरक होते हैं। अर्थात वे कार्बनिक पदार्थ जो जीव जंतुओं में होने वाली अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं एंजाइम कहलाते हैं। कई प्रकार के एंजाइम होते हैं जैसे डाइस्टेज एंजाइम। डाइस्टेज एंजाइम स्टार्च को माल्टेज में बदलता है। माल्टेज एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। इनवर्टेज और सुक्रेज एंजाइम ये सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलता है। यूरिएज एंजाइम यूरिया को कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया में कन्वर्ट करता है। अगला है हार्मोन।
हार्मोन को रासायनिक दूत भी कहते हैं। ये एक विशेष अंग या ग्रंथि द्वारा स्रावित होकर रक्त के माध्यम में कार्यकारी अंग पर जाकर वहां अपना कार्य करते हैं। जैसे पीयूष ग्रंथि, जिसको हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ये वृद्धि हार्मोन का स्रावन करती है, जिसकी कमी से व्यक्ति बौना हो जाता है और अधिकता से व्यक्ति भीमकाय हो जाता है। इसी प्रकार इंसुलिन हार्मोन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। थायराइड हार्मोन शरीर में थायराइड हार्मोन शरीर में थायरोक्सिन की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से गलगंडा रोग हो जाता है। इसी प्रकार जो द्वितीय लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी हार्मोन होते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो पुरुषों में द्वितीय गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होता है, और एस्ट्रोजन हार्मोन नारी यानी महिलाओं में द्वितीय गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होता है। अब हम ले रहे हैं अगला न्यूक्लिक एसिड। वह पदार्थ जो जीव जंतुओं में आनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं और आनुवांशिक सूचनाओं को ले जाने वाले होते हैं, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। गुणसूत्रों में उपस्थित जीन आनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। हम यहां बात कर रहे थे न्यूक्लिक अम्ल। तो न्यूक्लिक अम्ल जो है ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डीएनए और दूसरा क्या होता है आरएनए। डीएनए को हम बोलते हैं डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए को बोलते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए में जो नाइट्रोजनी सार होते हैं वो होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, और आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन की जगह क्या होता है यूरेसिल। डीएनए जो है इसमें जो शर्करा होती है, दोनों में पेंटोज शर्करा होती है, डीएनए में होती है बीटा 2 डीऑक्सी राइबोज शर्करा, और आरएनए में होती है बीटा डी राइबोज शर्करा। तो देखो ये पेंटोज शर्करा होती है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, बीटा मतलब OH ऊपर, H नीचे, H OH OH H CH2OH H, ये है बीटा डी राइबोज शर्करा, यानी जो आरएनए में पाई जाती है। और जो डीएनए की शर्करा है उसमें सेकंड नंबर कार्बन पर दोनों के दोनों हाइड्रोजन होते हैं, बस इतना ही चेंज है। ये ये डीएनए की शर्करा है बीटा 2 डीऑक्सी राइबोज शर्करा, ये आरएनए की शर्करा है राइबोज शर्करा। नाइट्रोजनी सार और पेंटोज शर्करा मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोरिक अम्ल से जुड़कर न्यूक्लियोटाइड बनाता है, और विभिन्न प्रकार के न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोडाइएस्टर बंध से जुड़कर क्या बनाते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए की जो संरचना है वो डबल हेलिक्स होती है, यानी द्विकुंडलित होती है। इसमें एडेनिन थाइमिन के साथ द्विबंध से और साइटोसिन ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है, कुछ इस प्रकार। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना वाटसन और क्रिक ने दी थी। अब बात कर रहे हैं आरएनए की। आरएनए की जो संरचना है वो द्विरज्जुक न होकर एक रज्जुक होती है। इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं परस्पर मिलकर गुच्छेदार संरचना का निर्माण करते हैं। आरएनए जो है ये 3 प्रकार का होता है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। एमआरएनए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए टेम्पलेट का कार्य करता है। टीआरएनए आरएनए को
आरएनए के पास लाता है और आरएनए जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है। डीएनए और आरएनए में मुख्य अंतर ये है कि डीएनए जो है मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है, जबकि आरएनए मुख्य रूप से कोशिका द्रव में पाया जाता है। डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, नाइट्रोजन के साथ होता है, जबकि आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। यानी चेंज कहां है? यहाँ। डीएनए में थाइमिन होता है और आरएनए में यूरेसिल। अब हम बात कर रहे हैं न्यूक्लिक अम्ल के जैविक कार्य। न्यूक्लिक अम्ल मुख्य रूप से दो जैविक कार्य करता है, एक तो है स्वयं प्रतिकृतिकरण और दूसरा है प्रोटीन सिंथेसिस। डीएनए द्वारा अपने समान डीएनए बनाने का गुण स्वयं प्रतिकृतिकरण कहलाता है। डीएनए का स्वयं प्रतिकृतिकरण अर्ध संश्लेषित होता है, क्योंकि इसमें एक जो हेलिक्स है वो नई बनती है, एक हेलिक्स पुरानी होती है। एंजाइम की सहायता से डीएनए के जो कुंडलियां हैं वो आपस में खुल जाती हैं और एक डीएनए से दो नए डीएनए बनते हैं, जिसमें एक हेलिक्स नई होती है और एक हेलिक्स पुरानी होती है। प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य भी न्यूक्लिक अम्ल का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें आरएनए का स्वयं प्रतिकृतिकरण होकर एक नया आरएनए बनता है, जिसके अनुलेखन से बनता है डीएनए के स्वयं प्रतिकृतिकरण से नया डीएनए बनेगा और डीएनए के अनुलेखन से बन जाएगा आरएनए और आरएनए के अनुवादन से क्या बन जाएगी? प्रोटीन। ये ध्यान रखें, डीएनए का स्वयं प्रतिकृतिकरण होगा नया डीएनए और डीएनए के अनुलेखन से बनेगा आरएनए और आरएनए से अनुवादन द्वारा क्या बनेगा? प्रोटीन। तो न्यूक्लिक एसिड के दो जैविक कार्य हैं, स्वयं प्रतिकृतिकरण और प्रोटीन सिंथेसिस। अगला है डीएनए अंगुली छापन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। किसी व्यक्ति के डीएनए में कारकों का अनुक्रम ज्ञात करना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है। यानी इसमें हम डीएनए में क्या याद करेंगे? कारकों का अनुक्रम। प्रत्येक व्यक्ति का डीएनए विशिष्ट होता है और हर व्यक्ति का डीएनए फिंगरप्रिंट दूसरे व्यक्ति से मैच नहीं करता। तो डीएनए में कारकों का अनुक्रम ज्ञात करना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है। इसका उपयोग मृतक की पहचान करने में, अपराधी की पहचान करने में और व्यक्तियों की पैतृकता की जांच करने में किया जाता है। तो यहाँ पर अपने चैप्टर नंबर 10 J1 कंप्लीट होता है और मैंने आपको बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 10 चैप्टर को फास्टली आपके लिए रिवीजन करवा दिया है और मेरी आशा ही नहीं, पूर्ण मुझे विश्वास है कि आप बोर्ड एग्जाम में पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करके मैक्सिमम मार्क्स लाओगे। तो जैसा मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आपको 10 चैप्टर का रिवीजन करवा दूंगा, उस हिसाब से मैंने 10 चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट करवा दिया है और इसके बाद मैं आपके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो लेके आऊंगा जिसमें बताऊंगा कि किस प्रकार आप बोर्ड एग्जाम में पेपर अटेम्प्ट करोगे जिससे आपको मैक्सिमम अंक प्राप्त हो सके। हम फिर मिलेंगे, धन्यवाद।